पिछली वीडियो में हमने 1773 से 1857 तक के सारे एक्ट्स देखे थे। इस वीडियो में, जो कि इसका पार्ट 2 है, इस वीडियो में हम 1857 से लेके 1935 तक के सारे एक्ट्स देखेंगे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा पास किए गए थे। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले एक्ट से। पहला एक्ट था हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ठीक है, इस एक्ट से जस्ट पहले 1857 में रिवोल्ट हुआ था। तो रिवोल्ट इतना भयानक था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये रियलाइज़ हुआ कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी का पावर ख़त्म कर देना चाहिए, नहीं तो रिवोल्ट दोबारा हो सकता है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा के ब्रिटिश क्राउन को लाया गया, यानी कि अब इंडिया पूरा का पूरा ब्रिटिश क्राउन के अंडर था। इसके अलावा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स को भी एबॉलिश कर दिया गया। साथ ही साथ डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, जो कि डलहौजी लेके आया था, उसको भी एंड कर दिया गया, ताकि लोगों में एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन रहे कि हाँ, चेंज हुआ है और अब हम प्रोटेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, इसके अलावा एक और फीचर था इस एक्ट का, जो था टेरिटोरियल डिवीजन। ठीक है, इसको हम समझ सकते हैं दो तरीके से डिवाइड किया गया था पूरे प्रोविंस को। जो था, पहला था ब्रिटिश प्रोविंस और बाकी था प्रिंसली स्टेट्स। ब्रिटिश प्रोविंस वो प्रोविंस थे जिसमें डायरेक्टली गवर्नर जनरल रूल करता था या फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर रूल किया करता था, जैसे आपका बंगाल हो गया, मद्रास, बॉम्बे, पंजाब, अवध, सेंट्रल प्रोविंस एंड बर्मा। तो यहाँ जैसे मैंने बताया आपको, यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो गवर्नर या फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर देखता था। वही मैं बात करूँ प्रिंसली स्टेट्स की, तो प्रिंसली स्टेट्स में हैदराबाद, मैसूर, कश्मीर और जयपुर आते थे। ठीक है, इन प्रिंसली स्टेट्स में क्या होता था कि इनका अपना खुद का एक राजा होता था, प्रिंस या राजा जो भी कह लो आप, रूलर होता था एक। लेकिन वो राजा ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर काम करता था, उसको खुद से डिसीजन लेने की इजाज़त नहीं होती थी। ठीक है, तो यहाँ लोकल रूलर जो भी होता था वो मैंने बताया आपको। इसके अलावा देवर अंडर ब्रिटिश सुपरविजन। ठीक है, अब इस एक्ट में हायरार्की की बात की गई थी कि कौन सबसे ऊपर आएगा, कौन उसके नीचे एंड कौन नीचे, तो वो देख लेते हैं एक बार। ठीक है, सबसे ऊपर आता है आपका ब्रिटिश क्राउन। ठीक है, यानी जो रानी होगी या क्वीन जो भी होगा, क्वीन या किंग, वो सबसे ऊपर रहेगा, या फिर ब्रिटिश पार्लियामेंट भी आप इसको कह सकते हो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट सबसे ऊपर रहेगा। ठीक है, उसके डिसीजन सुप्रीम होंगे ब्रिटिश पार्लियामेंट के। ठीक है, उसके बाद आता है आपका सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एक आप समझ लो काउंसिल की तरह समझ लो इसको, जिसका हेड होता था ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, उसको एक काउंसिल का सपोर्ट मिलता था, सब असिस्टेड बाय अ काउंसिल ऑफ 15 मेंबर्स। ठीक है, इस पूरे काउंसिल को काउंसिल ऑफ इंडिया का नाम दिया गया। ये लंदन से ऑपरेट करता था, जो कि केवल एडवाइजरी था, यानी कि ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को एडवाइस करते थे, बाकी डिसीजन लेना ना लेना वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के ऊपर होता था। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें हमारा कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो था वो वॉइस रॉय, जो कि इंडिया में काम करता था, इंडिया का हेड था, उससे वो सवाल पूछ सकता था। ठीक है, और हम ये कह सकते हैं कि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था उसको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, जिसको इस एक्ट में एबॉलिश कर दिया गया था, इन दोनों की पावर्स अब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास आ गई थी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट सबसे ऊपर आपका हो गया ब्रिटिश क्राउन, उसके बाद सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, एंड देन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के नीचे आता है हमारा वॉइस रॉय या फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, अब तक हम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कह रहे थे, इस एक्ट में उसका नाम चेंज करके वॉइस रॉय कर दिया गया। ठीक है, ये जो वॉइस रॉय था, इसकी भी अपनी एक काउंसिल होती थी, वॉइस रॉयस काउंसिल, जिसको लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते थे, यानी कि लॉ मेकिंग काउंसिल। ठीक है, और इंडिया में जितनी भी अथॉरिटीज़ थी वो सारी इसके पास थी। ऑल अथॉरिटी ऑफ गवर्नेंस इन इंडिया, जितने भी इंडिया में गवर्नेंस होता है वो सारी की सारी वॉइस रॉय काउंसिल या फिर सिर्फ वॉइस रॉय के पास हुआ करती थी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। वॉइस रॉय के बाद आते हैं हमारे गवर्नर या फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर्स। ठीक है, ये प्रोविंशियल लेवल पे काम करते थे और इनकी काउंसिल को इनकी जो सपोर्ट में होता था वो उसको कहते थे हम एग्जीक्यूटिव काउंसिल। जैसे ऊपर था हमारा लेजिस्लेटिव काउंसिल, गवर्नर जनरल काउंसिल या वाइस रॉयस काउंसिल, वैसे ही हमारा गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर के जो प्रोविंशियल लेवल पे काउंसिल होती है उसको एग्जीक्यूटिव काउंसिल कहा जाता था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अच्छा, एक बात और यहाँ पे है कि हमारा जो फर्स्ट वाइस रॉय था इंडिया का 1857 के बाद, क्योंकि 1857 से पहले उसको गवर्नर जनरल कहा जाता था, तो 1857 के बाद हमारा फर्स्ट वाइस रॉय था कैनिंग और फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था स्टैनली। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्ट की तरफ, जो है हमारा इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। इंडियन काउंसिल एक्ट को पास करते टाइम भी गवर्नर या वाइसरॉय हमारा कैनिंग ही था। 1857 वाले रिवॉल्ट के बाद जो दोनों एक्ट पास हुए हैं, इनमें दोनों में ही कैनिंग गवर्नर जनरल था।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी, जिसको कि लेजिस्लेटिव काउंसिल करते हैं, उसका साइज़ बढ़ाया गया। ठीक है, इसमें 6 से 12 एडिशनल मेंबर्स और लिए गए, जो कि 2 साल के लिए अपॉइंट हुआ करते थे। ठीक है, ध्यान देने वाली बात यह है कि इनको नॉन ऑफिशियल मेंबर्स कहा जाता था, क्योंकि ये लोग नॉमिनेट होते थे। ठीक है, इनका केवल एडवाइजरी का काम था, ये काउंसिल में बैठ के डिस्कशन नहीं कर सकते थे। मतलब जैसे आप काउंसिल में बैठे हो, तो अगर आपको डिस्कशन करना है तो वो अलाउड नहीं था, केवल एडवाइजरी, वो भी तब जब आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, इसी एक्ट के थ्रू पहली बार ऐसा हुआ था कि 3 इंडियंस को नॉमिनेट किया गया था बाय कैनिंग। ठीक है, जो 3 इंडियंस थे, राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव। देखिए, ये तीनों वो लोग थे जिन्होंने 1857 के रिवोल्ट में अंग्रेज़ों का साथ दिया था, और इनको एक साल बाद यानी कि 1862 में इस काउंसिल का मेंबर बनाया गया था। ठीक है, तो वॉइस रॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो थी, इसको कभी कभी हम इंडियन काउंसिल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आपको मैं आगे बताऊंगा, इंडियन काउंसिल अलग है और काउंसिल ऑफ इंडिया अलग है। ठीक है, जनरली एग्जाम्स में काउंसिल ऑफ इंडिया पूछते हैं, ये इंडियन काउंसिल नहीं पूछते हैं, तो आपको ये याद रखना है, जो कि अगले वाले एक्ट में आएगा, फिर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इसके अलावा एक जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फीचर था इस एक्ट का, वो था ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल। इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पोर्टफोलियो सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, पोर्टफोलियो सिस्टम, अच्छा, एग्जीक्यूटिव काउंसिल आपके प्रोविंशियल लेवल पे होती है, तो यहाँ पे इन्होंने पोर्टफोलियो सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था। ये क्या होता है अभी जान लेते हैं। पोर्टफोलियो सिस्टम, जैसे अभी आज इंडिया में क्या होता है, मिनिस्ट्री अलग अलग होती है ना, जैसे लॉ की अलग मिनिस्ट्री हो गई, डिफेंस की अलग हो गई, एग्रीकल्चर की अलग, एजुकेशन की अलग, वैसे ही उस टाइम पे एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 5 पोर्टफोलियोज बनाए गए, होम, मिलिट्री, लॉ, रेवेन्यू एंड फाइनेंस। ठीक है, इन पांचों के लिए 5 अलग अलग मेंबर्स हुआ करते थे। ठीक है, इसीलिए कैनिंग को फादर ऑफ पोर्टफोलियो सिस्टम इन इंडिया भी कहा जाता है। तो एग्जाम में अगर ये आता है, हु इज द फादर ऑफ पोर्टफोलियो सिस्टम इन इंडिया, तो आंसर होगा कैनिंग। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। एक लास्ट और फीचर है इस एक्ट का, वो है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। ठीक है, पहले क्या होता था कि केवल केवल वॉइसरॉय या वॉइसरॉय की जो काउंसिल होती थी, उसी के पास डिसीजन मेकिंग की पावर होती थी कि क्या होना चाहिए कंट्री में, क्या नहीं होना चाहिए। लेकिन इस एक्ट के बाद थोड़ी सी पावर बॉम्बे और मद्रास प्रोविंसेस को भी दे दी गई थी, क्योंकि वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। तो ये याद रखना है आपको कि यहाँ से 1861 के एक्ट से डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर आया था। ठीक है, थोड़ी पावर बॉम्बे और मद्रास को भी दे दी गई थी। ठीक है, तो अभी मैंने आपको एक पिछले लेक्चर में बताया था कि सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर आया था 1833 से, जहाँ से हमारा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया शुरू हुआ था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, और डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर आया था 1861 से। तो ये दोनों ही आपको ईयर याद रखने हैं, दोनों ही एक्ट, मतलब सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1833 से, इसको कि सेंट हेलिना एक्ट भी कहा जाता है। और डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट या इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 से। ठीक है, और यहाँ पे वॉइस रॉय को कुछ पावर्स दी गई थी कि वो ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है इन केस ऑफ इमरजेंसी। ठीक है, इस एक्ट में इतना ही है। अगला एक्ट है हमारा इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। चलिए उसको भी देख लेते हैं। चलिए इस एक्ट को भी देख लेते हैं, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। ठीक है, इस एक्ट को शुरू करने से पहले ज़रा बैकग्राउंड देख लेते हैं। इस एक्ट को आने से पहले ही इंडियन नेशनल कांग्रेस स्टैब्लिश हुआ था 1885 में। इंडियन नेशनल कांग्रेस के आने के बाद इंडिया में नेशनलिज्म को देखा गया कि नेशनलिज्म की ग्रोथ बढ़ रही है इंडिया में, लोग जागरूक हो रहे थे अपने देश को आज़ाद कराने के लिए। तो इसी के साथ साथ इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिमांड किया कि जो थोड़े बहुत मेंबर्स आपने लिए हैं एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, उनको राइट टू डिस्कस का भी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, कि वो काउंसिल में बैठ कर डिस्कस कर सके बाकी लोगों की तरह, सिर्फ एडवाइजरी नहीं। ठीक है, तो रिज़ल्ट ये हुआ कि जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे उनको बढ़ा के 24 कर दिया गया, जिसमें से 5 इंडियन थे, और इनको राइट टू स्पीक एंड आस्क क्वेश्चन का भी अपॉर्चुनिटी दी गई। ठीक है, अब उनके पास ये पावर थी कि वो डिस्कस कर सकते थे बजट को, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात थी उस टाइम के लिए। ठीक है, बट ऐसा करने से पहले उन्हें 6 डेज पहले नोटिस देना पड़ता था कि अगर बजट आ चुका है और उन्हें लगता है कि भाई कुछ प्रॉब्लम है इस बजट में, हम डिस्कस करना चाहते हैं, तो उन्होंने काउंसिल को, जो इंडियन मेंबर्स थे, उनको 6 दिन पहले उन्हें नोटिस देना पड़ता था कि भाई हमें डिस्कस करना है तुम्हारे साथ बैठ के। ठीक है, ठीक है, इस एक्ट में इतना ही है। आगे है हमारा मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स।
चलिए बढ़ते हैं मॉले मिंटो रिफॉर्म्स की तरफ। मॉले मिंटो रिफॉर्म जो कि इंडियन काउंसिल एक्ट ही था, एक टाइप का इंडियन काउंसिल एक्ट ही था। मॉर्ले उस टाइम के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे और वाइसरॉय हमारे मिंटो थे, तो इन दोनों ने मिलकर ये एक्ट निकाला था जिसको कि मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी कहा जाता है। एक्ट शुरू करने से पहले हम ज़रा बैकग्राउंड देख लेते हैं इस एक्ट का। देखिए 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था, जिसको मैसिव प्रोटेस्ट किया गया था, जिसके अगेंस्ट यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम्स ने दोनों ने मिलकर काफ़ी अच्छा प्रोटेस्ट किया था। 1906 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने होम रूल की डिमांड की कि हम खुद से रूल करना चाहते हैं देश को। वहीं मुस्लिम लीग ने डिमांड किया सेपरेट इलेक्टोरेट। देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है और इसके आगे भी हम स्टडी करेंगे कि कैसे सेपरेट इलेक्टोरेट से हिंदू मुस्लिम के बीच जो डिफरेंसेस थे वो बढ़ते चले गए। तो यहाँ पे इन्होंने डिमांड किया सेपरेट इलेक्टोरेट। इसका मतलब ये होता है कि अगर किसी एरिया में मुस्लिम ज़्यादा है मान लो, तो वहाँ से मुस्लिम कैंडिडेट ही खड़ा होगा और उसको वोट भी मुस्लिम्स ही करेंगे। इसको बोला जाता है सेपरेट इलेक्टोरेट। सिमिलरली ये आगे जाके फिर आपको देखोगे अलग अलग एक्ट्स में ये मुस्लिम्स के अलावा सिख्स को भी दिया गया, फिर क्रिश्चियंस को भी दिया गया, एंग्लो इंडियंस को भी दिया गया, फिर विमेंस को, फिर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ऐसे करते करते इस चीज़ को बढ़ाया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट है इसमें फर्स्ट टाइम इंडियंस गॉट चांस टू बी पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ठीक है, पहली बार ऐसा हुआ था कि पहले लेजिस्लेटिव काउंसिल का पार्ट थे इंडियंस नॉन ऑफिशियल मेंबर्स में, लेकिन इस बार क्या हुआ था, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी इंडियंस को मौका मिला था। जो पहला इंडियन था जिसने ज्वाइन किया था वो था SP सिन्हा। ही ज्वाइन एज अ लॉ मेंबर। ठीक है ना, और इनको ज्वाइन किया करवाया था मिंटो ने, मतलब मिंटो ने ही इनको अपॉइंट किया था या फिर नॉमिनेट किया था। ठीक है, इसमें एक और पॉइंट है कि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते थे। देखिए पहले क्या था, पहले मैंने पिछले एक्ट में आपको बताया था कि जो मेंबर्स थे वो नॉमिनेट होके आते थे। ठीक है, ये जो थे वो थ्रू नॉमिनेशन आते थे मेंबर्स। लेकिन इस बार क्या हुआ, पहली बार ऐसा हुआ पहली बार ऐसा हुआ कि एलिमेंट्स ऑफ इलेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया, फिर भी ये इनडायरेक्ट इलेक्शन था। तो ये आपको ध्यान रखना है फॉर नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। जो भी नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे उनको इनडायरेक्टली इलेक्ट करते थे। पहले वाले एक्ट में था नॉमिनेशन, इस वाले एक्ट में है इनडायरेक्ट इलेक्शन। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब इलेक्शन कैसे होता था वो भी देख लेते हैं एक बार। जो लोकल बॉडीज़ होती थी, लोकल बॉडीज़ जैसे आपका यूनिवर्सिटीज़ हो गया या लैंडलॉर्ड्स जो थे या फिर जो चेंबर ऑफ कॉमर्स के जो मेंबर्स थे, वो इलेक्ट करते थे मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। और यहाँ से कुछ लोग इलेक्ट होते थे जो आगे जाते थे मेंबर्स ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें नेक्स्ट है हमारा, जो मैंने आपको अभी बताया था कि इस एक्ट जो मुस्लिम लीग ने डिमांड किया था सेपरेट इलेक्टोरेट का, वो उन्हें दे दिया गया। ठीक है, इस एक्ट के थ्रू मुस्लिम्स गॉट सेपरेट इलेक्टोरेट, जिसको कभी कभी कम्युनल इलेक्टोरेट भी बोला जाता है। ठीक है, और इस एक्ट ने क्या किया था, हमारे देश में हिंदू मुस्लिम्स के बीच जो डिफरेंसेस था उसको बढ़ा दिया था। इट सोड सीड्स ऑफ सेपरेटिज्म। ठीक है, इसको याद रखने की छोटी सी ट्रिक है कि मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स में सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था। छोटी सी ट्रिक ये है कि आप मॉर्ले मिंटो ने बोला हिंदू मुस्लिम को करो अलग वरना पड़ जाएंगे भारी, आपसे होगी इनकी अलग अलग उम्मीदवारी। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और यहीं से जो मिंटो थे उनको फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट भी बोला गया। तो क्वेश्चन अगर पेपर में ये आता है कि हु वाज कॉल्ड द फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट, तो आंसर होगा मिंटो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ठीक है, इस एक्ट को भी देख लेते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में क्या क्या हुआ था। इस बार इस एक्ट में पहली बार डायरेक्ट इलेक्शंस को इंट्रोड्यूस किया गया था। इट मीन्स जो लोकल लोग थे, जो पीपल, आम आदमी था, वो अपने लीडर्स को इलेक्ट कर सकता था बाय वोटिंग। ठीक है, इसके पिछले एक्ट में था इनडायरेक्ट इलेक्शन, कि इनडायरेक्ट इलेक्शन था। उसके पिछले एक्ट में हमने देखा था कि नॉमिनेशन था। तो ये तीनों आपको याद रखना है कि पहले नॉमिनेट होते थे मेंबर्स, फिर इनडायरेक्ट इलेक्शन आया, फाइनली 1919 में डायरेक्ट इलेक्शन आया। तो ये तीनों आपको याद रखने हैं कि 1919 में आया आपका डायरेक्ट इलेक्शन। ठीक है, इसके अलावा जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन था पिछले एक्ट में मुस्लिम्स तक था, इस एक्ट में बढ़ा के सिख्स, इंडियन क्रिश्चियंस और एंग्लो इंडियंस को भी कम्युनल इलेक्टोरेट दे दिया गया कि जो भी उनके रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे उनको उन्हीं के लोग मतलब वोट कर सकते हैं। अगर कोई सिख खड़ा हो रहा है इलेक्शन में तो सिख ही उसको वोट करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा इस एक्ट में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को भी स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, इसका काम था कि
जो भी पैसा खर्च कर रही है गवर्नमेंट, वो कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, सही जगह खर्च हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसका रिकॉर्ड रखना। ठीक है। फाइनली इस एक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर था आपका इंट्रोडक्शन ऑफ डायरार्की एट प्रोविंस एंड बायकैमलिज्म एट सेंटर। चलिए तो डिटेल में समझते हैं कि ये क्या होता है डायरार्की एंड बायकैमलिज्म। बात करें अगर प्रोविंस की, तो प्रोविंस के सब्जेक्ट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व्ड। ठीक है। ट्रांसफर में आपका आता है एजुकेशन, लोकल गवर्नमेंट, हेल्थ, एक्साइज एंड पब्लिक गवर्नमेंट। ठीक है, इसको अंडर लेजिस्लेटिव काउंसिल रखा गया। वहीं जो रिजर्व सब्जेक्ट थे, जिनको इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट भी बोला गया, इनको रखा गया। और ये सब्जेक्ट से आपके लॉ एंड ऑर्डर, जुडिशरी, एग्रीकल्चर, पुलिस, लैंड रेवेन्यू एंड फॉरेस्ट और भी काफ़ी सारे थे, इनको रखा गया अंडर एग्जीक्यूटिव काउंसिल। जो डिवीज़न है ना, जो सब्जेक्ट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का डिवीज़न है ट्रांसफर्ड और रिजर्व्ड में, इसी को बोला जाता है डायरार्की। ठीक है, ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसका मीनिंग होता है डबल रूल या डुअल रूल। ठीक है, तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा आपको कि डायरार्की क्या होता है। नेक्स्ट आपको बढ़ते हैं हम बायकैमलिज्म क्या होता है। ठीक है, सेंट्रल लेवल पे हम बात करें तो सेंट्रल लेवल पे उन्होंने क्या किया, दो अलग अलग डिवाइड किया, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर। ठीक है, आपके एग्जीक्यूटिव में आता था, इसका हेड था आपका वाइसरॉय, और ही वॉज असिस्टेड बाय वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ठीक है, जिसमें टोटल 8 मेंबर्स थे, जिसमें से 3 इंडियन हुआ करते थे। और मैं बात करूँ लेजिस्लेचर की, तो लेजिस्लेचर में आपका 2 हाउस थे, अपर हाउस एंड लोअर हाउस। ठीक है, ये वैसा ही है जैसे आज आपका लोकसभा राज्यसभा होता है, वैसे ही उस टाइम पे इसको अपर हाउस एंड लोअर हाउस कहते थे। आज भी अपर हाउस लोअर हाउस कहते हैं वैसे। ठीक है, आपका अपर हाउस को काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहा जाता था, जिसमें टोटल 60 मेंबर्स होते थे, जिसमें से 34 इलेक्टेड हुआ करते थे, जिनका टेन्योर 5 साल का था। वहीं लोअर हाउस को लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता था, टोटल 144 मेंबर्स के साथ, जिसमें 104 मेंबर इलेक्टेड होते थे, बाकी आपके होते थे नॉमिनेटेड। इनका टेन्योर था केवल 3 साल का। ठीक है, इस सिस्टम को, जिसमें लेजिस्लेचर को 2 हाउस में डिवाइड किया जाता है, अपर हाउस एंड लोअर हाउस, इसी सिस्टम को कहा जाता है बायकैमरलिज्म, सिस्टम ऑफ 2 चेंबर्स। इनको चेंबर्स भी कहते हैं, अपर चेंबर एंड लोअर चेंबर, इसी को कहते हैं हम बायकैमरलिज्म। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे है हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये हमारा लास्ट एक्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, ये बेस था साइमन कमीशन पे, जो साइमन कमीशन 1928 को इंडिया आई थी। इसने एक रिपोर्ट तैयार की थी इंडिया की डेवलपमेंट को लेके कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। तो ये जो एक्ट था इसी रिपोर्ट पे बेस्ड था, साथ ही साथ थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, उस पर भी बेस्ड था ये। इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स देख लेते हैं। पहला इंपॉर्टेंट फीचर था इसका एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन। इस एक्ट में कहा गया था कि एक ऑल इंडिया फेडरेशन बनाया जाएगा, जिसमें ब्रिटिश इंडिया तो होगा ही, साथ में प्रिंसली स्टेट्स को भी ज्वाइन किया जाएगा। लेकिन हुआ ये कि प्रिंसली स्टेट्स का ज्वाइन करना कंपलसरी नहीं था, इस वजह से किसी भी प्रिंसली स्टेट ने इस फेडरेशन को कभी ज्वाइन ही नहीं किया, तो ये फेडरेशन कभी बन ही नहीं पाया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। जो डायरार्की पहले प्रोविंस लेवल पे थी, अब उसको वहाँ से एबॉलिश करके सेंटर पे ला दिया गया। ठीक है, मैंने आपको पिछले एक्ट में बताया था कि इस एक्ट के थ्रू, जो 1919 वाला एक्ट था, इस एक्ट के थ्रू डायरार्की लाई गई थी प्रोविंस में, और बायकैमरलिज्म लाया गया था सेंटर पे। अब इस नेक्स्ट एक्ट में क्या हुआ, 1935 के एक्ट में ये हुआ कि डायरार्की को एबॉलिश कर दिया गया प्रोविंस पे, और उसको सेंटर में ला दिया गया। तो सेंटर में अब क्या हो जाएगा, डायरार्की भी आ चुकी है और बायकैमरलिज्म भी आ चुका है। ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। पहले क्या होता था कि जो गवर्नर था वो वॉइसरॉय के इशारों पे काम करता था, जो भी वॉइसरॉय उसे बोलेगा वो उसे करना पड़ता था। लेकिन इस एक्ट के थ्रू क्या हुआ कि कुछ एग्जीक्यूटिव पावर अब प्रोविंस को दे दी गई, यानी कि गवर्नर को दे दी गई, जो कि अब क्या था कि वो सबऑर्डिनेट और वॉइसरॉय नहीं रहा, यानी कि वो चाहता तो खुद से भी डिसीजन ले सकता था। इस चीज़ को बोला गया प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है काउंसिल ऑफ इंडिया। जो मैंने आपको बताया था कि दो बने थे, एक काउंसिल ऑफ इंडिया था और एक इंडियन काउंसिल था। तो ये जो काउंसिल ऑफ इंडिया था ना, पहले जो बना था, उसको इस एक्ट के थ्रू एबॉलिश कर दिया गया और इसको रिप्लेस किया गया टीम ऑफ एडवाइज़र से। ठीक है ना, कि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था उसके पास अब एक टीम ऑफ एडवाइज़र होती थी, जो उसे एडवाइस करती थी कि क्या डिसीजन लेना चाहिए इंडिया में। ठीक है ना, वॉइस रॉय को क्या बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, वो अब एक टीम ऑफ एडवाइज़र करती थी।
ठीक है। नेक्स्ट है इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कोर्ट्स। ठीक है, एक फेडरल कोर्ट बनाने की बात की गई थी 1935 वाले एक्ट में, जो कि 2 साल बाद यानी कि 1937 में दिल्ली में कोर्ट स्टैब्लिश किया गया था। ये इस कोर्ट का जो मेन मोटिव था वो था कि सेंटर और स्टेट के बीच में जो भी डिस्प्यूट्स हो, यानी यहाँ पे सेंटर और प्रोविंस के बीच में जो भी डिस्प्यूट्स हो उसको रिजॉल्व करना। और इस फेडरल कोर्ट के फर्स्ट चीफ जस्टिस थे मॉरिस गोयर। फिर आगे बढ़ते हैं। फाइनली इस एक्ट में भी कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को और बढ़ा दिया गया। अब ये शेड्यूल कास्ट, विमेन और लेबर्स को भी दिया जाने लगा था। ठीक है ना। और हम यहाँ से कह सकते हैं कि पहली बार विमेंस के लिए सीट रिजर्व हुई थी लेजिस्लेचर में। तो एग्जाम में अगर ये आता है कि कौन से एक्ट के थ्रू विमेंस को पहली बार रिजर्वेशन मिला था लेजिस्लेचर में, तो वो होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, इसमें इतना ही। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं जितना भी अब तक हमने पढ़ा है उन सारे एक्ट्स का एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम। ठीक है, पहला है हमारा जो एक्ट आया था हमारा 1858 में। इस एक्ट में 5 इंपॉर्टेंट फीचर हैं। पहला कि हमें वाइसरॉय मिलना शुरू हुआ, उसके पहले गवर्नर जनरल हुआ करता था। ठीक है, इसके अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल को एंड कर दिया गया, साथ ही साथ डुअल गवर्नमेंट बनाया गया। ठीक है, इसके अलावा डॉक्टराइन ऑफ लैब्स को भी एंड कर दिया गया, और एक लास्ट फीचर था आपका टेरिटोरियल डिवीजन। बढ़ते हैं 1861 वाले एक्ट में, जिसमें नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को इंट्रोड्यूस किया गया था, पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था, और इंडियन काउंसिल को स्टैब्लिश किया गया। पिछले वाले में काउंसिल ऑफ इंडिया, इसमें इंडियन काउंसिल को स्टैब्लिश किया गया था, और साथ साथ कुछ इंडियन मेंबर्स को भी एज अ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स लेजिस्लेचर में जगह मिली थी। चलिए बढ़ते हैं, अगला है हमारा 1892 वाला एक्ट। इस एक्ट में एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है कि इंडियन मेंबर्स जो थे उनको राइट टू डिस्कस का फीचर मिला था। फीचर मतलब राइट टू डिस्कस का पावर मिला था कि वो डिस्कस कर सकते हैं कुछ चीज़ें। उसके बाद है आपका 1909 यानी कि मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स। इसके अलावा इनडायरेक्ट इलेक्शन भी आपको याद रखना है कि मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स में इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ करता था। ठीक है, उसके बाद है हमारा नेक्स्ट एक्ट है 1919 वाला। ठीक है, अब पिछले वाले में इनडायरेक्ट इलेक्शन था, इस वाले में आ गया आपका डायरेक्ट इलेक्शन। इस बार क्या था कि लोकल मेंबर्स या लोकल आम आदमी जो था वो अपने लीडर्स को इलेक्ट कर सकता था। इसके अलावा डायरार्की एट प्रोविंस इंट्रोड्यूस किया गया था एंड बाइकैमरलिज्म एट सेंटर, तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा जो इलेक्टोरेट था, सेपरेट इलेक्टोरेट, उसको बढ़ा के सिख्स, क्रिश्चियंस एंड एंग्लो इंडियंस के लिए भी दे दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा लास्ट एक्ट है हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इस एक्ट में क्या किया गया था, जो डायरार्की थी प्रोविंस में उसको एबॉलिश कर दिया गया था, और डायरार्की सेंटर में अब डायरार्की और बाइकैमरलिज्म दोनों आ चुका था। इसके अलावा प्रोविंशियल ऑटोनॉमी और सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर विमेंस एंड शेड्यूल कास्ट। ठीक है, इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।